हेलो हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप सब मैं ये आज आपके लिए नाइन्थ का जो हमने बैच स्टार्ट किया है उसका ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि दूसरा चैप्टर है आपका। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है एएलसी क्लासेस में। आप सबको पता ही होगा कि एएलसी क्लासेस एएमयू जेएमआई की आपकी प्रिपरेशन कराती है और हमारे जो बैचेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं सारे बैचेस यूट्यूब पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे बैचेस। नाइन्थ का बैच भी लाइव है हमारा और आपका क्लास 11th का बैच भी हमारा यूट्यूब पर लाइव है। आप देख सकते हैं एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर या यजदानी जेएमआई के यूट्यूब चैनल पर। और आपका मैंने एक नाइन्थ वालों का क्या था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो मैनेजमेंट चैप्टर है आपका, उसको मैंने महार मराठन में कवर करा दिया है। यानी कि पूरी तरीके से उसको मैंने एक ही लेक्चर में 1 आवर्स एंड 41 मिनट का लेक्चर है, वो लगभग पौने 2 घंटे का। आप वहाँ से देख सकते हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको जो पीवाईक्यूज हैं। और अब जो आप क्वेश्चन आने की उम्मीद होगी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हम आपके सोल्व करवाएंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, इसका जो लेक्चर नंबर है आपका ये आज बन है। देखते हैं इसमें कितने लेक्चर लगते हैं। वैसे मैं इसको 2 लेक्चर में निपटाने की सोचूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे। जैसे वो मैंने लाइव सेशन लिया था आपका तो वो लंबा हो जाएगा। लाइव सेशन में तो टाइम लगता ही है और फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आराम आराम से धीरे धीरे हम चलें और आपका चैप्टर ये 2 लेक्चर में हो जाए। बट इसको प्रॉपर तरीके से कराएंगे। लेक्चर वो भी प्रॉपर तरीके से है बट उसको मैंने एक महा मैराथन की तरह करा दिया था और यहाँ पे आपको इसको मैं दो दो लेक्चर्स में करा दूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये सफिशियंट है। हाँ बेटा, ये सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट है। सारा इसमें एनसीईआरटी कवर है और एएमयू पैटर्न्स पे जो जितना आपका एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर जाएंगे आपको। अब रही बात आपकी कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या आप कितने टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी है या नहीं है। तो सिलेक्शन आपका अब उस चीज़ पर डिपेंड है। आपके जो ये कंसेप्ट हैं और आपके टॉपिक्स हैं इसको लेकर आप टेंशन ना लें। अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में भी ज्वाइन करनी है तो हमारी टेस्ट सीरीज भी बेटा चल रही है। नाइन्थ क्लास के लिए भी है, 11th के लिए भी है। तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बाकी इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो आज का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये हमारे फ्रेंड्स की तरह भी काम करते हैं, फो यानी दुश्मन भी हैं। तो इसी चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। पहली बात तो देखो, सारे इतने इस अर्थ पर कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो ये हमको क्या है, एनिमल और प्लांट्स हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों से इनको देख सकते हैं। बट क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमको नहीं दिखते। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अगर मैं एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठाऊं जमीन की तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। या मैं किसी वाटर लूं एक पॉन्ड से, तालाब से या कहीं से कलेक्ट करूं तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं बट वो मेरे को दिख नहीं रहे। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को बेटा क्या कह देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होगी? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन विद द नेकेड आई, यानी कि हमारी आंखों से नहीं दिखे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कह देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को देखते कैसे हैं सर? तो इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए बेटा माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे आगे आप जुड़े रहिए, चैप्टर में मजा आने वाला है। सारी आपको जो डिसीज हैं आपकी, इनसे डिसीज भी होती है यानी हार्मफुल इफेक्ट है, उनकी मैं ट्रिक्स वगैरह भी आपको आगे चैप्टर में बताऊंगा। तो देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। तो ये कह रहे हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, यानी कि बहुत छोटे हैं, वी टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि उनको देखना बड़ा मुश्किल है। टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, ये थोड़ी आपको लाइन ऐसे लगेगी बेटा, थोड़ी इंग्लिश इसमें बैठी हुई है इस लाइन के अंदर। तो ये कह रहे हैं टू बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, इसका मतलब ये है कि हम इसको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये लाइन लाने का मेरा मतलब क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट सी लाइन है बट इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो क्योंकि ये बेटा बुक्स की लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज में क्या है हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें बुक्स लैंग्वेज को समझना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं तो दूसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं। तो दूसरी डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है इसकी, या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन हो सकती है दोज ऑर्गेनिज्म which not cannot seen with the help of naked eye
यानी कि अब इनको क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन कह रही है कि जिन ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको देखने के लिए बेटा काय की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। काय की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो दिस ऑर्गेनिज्म आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखते। ये जो है आपके इसमें कह दी है। तो इन ऑर्गेनिज्म को या आपको देखने के लिए these organisms seen, तो यहां लिख सकते हो आप बेटा कि these organism seen with microscope। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं बेटा। माइक्रोस्कोप तो देखा होगा आपने, लेंस वगैरह लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा ना स्कूल वगैरह में आपके। तो उसी माइक्रोस्कोप से हम ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। बट जो ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से देख लें तो उनके लिए बेटा एक वर्ड यूज कर देते हैं, मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब ही बेटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ये माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? माइक्रो का मतलब ही बेटा स्मॉल होता है, टू स्मॉल। क्या होता है बेटा? इसका मतलब ही टू स्मॉल होता है। क्या होता है? माइक्रो का मतलब ही टू स्मॉल होता है। मैक्रो का मतलब होता है आपका बेटा थोड़ा लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो ये डेफिनेशन थी बेसिकली। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं सर। तो इनकी लोकेशन तो एक हैंडफुल सोइल में भी, यानी कि आपने मुट्ठी में सोइल अपने अपने हाथ में ली, उस सोइल में हमको दिख नहीं रहे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा। बैक्टीरिया हो सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी है। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ बेटा, देखते हैं। मतलब किस किस में कैटेगराइज किए गए हैं इनको। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी बोलती है आपकी, वो कहती है 4 मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैसे हमारे 5 टाइप के होते हैं, बस एनसीईआरटी को हमें रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने में कैटेगराइज किए गए, तो बेटा आपको आंसर 4 ही देना होगा। वैसे वायरसेस भी होते हैं, तो वायरसेस को जो है एनसीईआरटी क्या अलग रखती है, एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ, और आपके क्या है उनको जो है एक 4 कैट अलग रखती है एनसीईआरटी। बट वायरसेस को बेटा क्या है आपका अलग रखती है। कौन? एनसीईआरटी जो है वायरसेस को अलग रखती है। अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू, तो आप कहेंगे 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। क्योंकि हमें मानना होगा, एनसीईआरटी की बात माननी होगी, एनसीईआरटी ही की बात माननी होगी, एनसीईआरटी ही हमारी माननी होती है। अगर आंसर आंसर की हमारी आएगी, चाहे एमयू हो या जेएमआई हो, तो आपको आंसर की जो है एनसीईआरटी से ही आपकी बनती है। तो देखते हैं अब आगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजरली क्लासिफाइड, ध्यान रखना इस लाइन पे 4 ग्रुप में किए गए हैं। पूछ सके तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। कितने में किया गया बेटा? ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 4 में किए गए। कौन कौन से हैं 4? आप कह सकते हो एलगी, 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 फंजाई, एंड 4 इज पैरामीशियम, सॉरी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। यानी कि मेजरली जो है 4 में है। अब ये भी, ये जो ग्रुप्स है, एल्गी अलग में क्लासिफाई होगा, आपका बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो मेजर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 ग्रुप में क्लासिफाइड, क्या एनसीईआरटी कहती है 4 में बेटा। एक होता है हमारा क्या, वायरसेस भी होते हैं। एक क्या होते हैं हमारे, वायरसेस भी होते हैं। क्या होते हैं आपके, वायरसेस भी होती है। कुछ किताबें इनको मेजरली ये कह देती हैं कि 5 ग्रुप में। बट जो एनसीईआरटी कह रही है 8 क्लास की आपकी, क्योंकि वही आपका बेस है 9th एंट्रेंस के लिए, वो बेटा बोलती है 4 ग्रुप्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अगर आ भी गया तो आपको आंसर जो है उसका 4 ही देना होगा। क्या देना होगा? 4 देना होगा। वायरसेस को एनसीईआरटी थोड़ा अलग मानती है, क्यों मानती है वो अभी हम बात करेंगे। अब एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, ये होता क्या है बेटा? बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और बहुत से मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारी सेलों से मिलो भी हो सकते हैं। अगर बात करें हम, सबसे पहले मैं बैक्टीरिया की ही बात कर लेता हूं। तो बैक्टीरिया क्या है बेटे? बैक्टीरिया जो है आपके सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, और इनके पास जो है न्यूक्लियस जो है
न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस अभी आगे हम पढ़ेंगे वैसे सेल चैप्टर में, जिनके पास आपका न्यूक्लियस के पास क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, तो ऐसे हमको उसको क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोट्स कह देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनके पास यही वाली दिक्कत होती है कि इनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया देखते हैं क्या है बैक्टीरिया। ठीक है, मैं बैक्टीरिया बताने कह रहा हूं आपको, पहले बैक्टीरिया ही आप देख लो कि भाई बैक्टीरिया देखना चाह रहे हो तो आप पहले बैक्टीरिया देख लो। बैक्टीरिया की स्लाइड नहीं है कि इसमें स्लाइड, चलो मैं बैक्टीरिया आपको ऐसे स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके, कैसे यूनिसेलुलर होते हैं। तो मैं इसके लिए एक स्लाइड आपकी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ स्लाइड नहीं है क्या, तो यही स्लाइड को मैं आपका ऐड कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला हम जो बैक्टीरिया है इसको देख लेते हैं कि अगर बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, क्या है ये, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, इट इज यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब आपका सिंगल सेल। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं बेटा, सिंगल सेल होते हैं। अब जो है इनके टाइप्स भी होते हैं कि किस टाइप के हैं, शेप को लेकर इनका डिवीजन हो जाता है, बट इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। हम इस बारी बात को सेल चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे हम सेल चैप्टर में अगर है तो उसको थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। सेल चैप्टर में भी हम बैक्टीरिया के बारे में, सेल मेम्ब्रेन जब टॉपिक पढ़ते हैं वहां पे हम देखेंगे। तो बट अभी क्या है, मैं आपको बैक्टीरिया को आप इतना समझे, बस एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में जो आपके बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है, एक बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है बेटा, रोड शेप बैक्टीरिया का, उसकी शेप के बेसिस पे ओनली रोड शेप दे रखा है। वैसे कोमा शेप होते हैं, विब्रियो शेप होते हैं और आपके, ठीक है, ओवल शेप होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक रोड शेप बैक्टीरिया का आपका एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा, हो सकता है उस डायग्राम को देके आपसे उसका नाम पूछ ले, लेबलिंग करा ले। तो रोड शेप बैक्टीरिया बेटा कुछ इस तरीके से, वो आपके इस तरीके से बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे कल्चर प्लेट में आपके रोड शेप बैक्टीरिया है बेटा। ठीक है, तो बस उसको आप देख लेना कि ये कोई एक कल्चर प्लेट है आपकी, तो वहाँ पे आपके डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, तो वो रोड शेप बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया आपके कौन से हैं। मैं एक मिनट इसको नीचे कर देता हूँ। इस टाइप से आपके बैक्टीरिया है, तो वो रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में आपको बता रखा है। कौन से बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है, रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बता रखा है। क्या है, बस इतना ध्यान रखें अभी आप, रोड शेप होते हैं, इनकी शेप होती है कई टाइप्स की, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चैप्टर होता है सेल आपका, वहां पे इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ेंगे। बट आप यहाँ पे इतना समझ लें कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है हमारा, वो रोड शेप का दे रखा है। वो स्लाइड में बेटा डायग्राम की इसमें मिस हो गई है, कोई नहीं, तो आप इसको समझें। तो ये क्या है, आपके बैक्टीरिया जो है आपके बेटा यूनिसेलुलर है। और अब हम, ये क्या थे, माइक्रोब्स थे। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई कि एल्गी क्या है। एल्गी के बारे में मैंने बताया, एल्गी भी एक क्लासिफिकेशन है, तो इसे देख लेते हैं एल्गी को। एल्गी इज लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों प्लांट लाइक, यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होती है बेटा, क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। बट ये एल्गी भी आगे जाके डिवाइड हो जाती है 3 क्लास में, तो ना अभी हमें यहाँ बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें को उसकी आगे इसकी कैटेगराइज करने की एल्गी को जरूरत नहीं है, अभी हमारी इतनी नीड है नहीं। तो एल्गी क्या है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो बेटा यहाँ फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो मैं इतनी बात ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस आप जानते ही हो बेटा क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंट में खाने का बनना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ठीक है, टेक प्लेस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपकी होती है। ठीक है, अभी ये इतना ध्यान रखना आपके, क्योंकि प्लांट लाइक है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो पिक्चर बनो भी है, ये एल्गी की आपकी एनसीईआरटी में बेटा पिक्चर है, यानी कि एल्गी का एग्जांपल दे रखा। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि एग्जांपल हमको याद कर लें इसका। क्लेडोमिनास, ये क्या है आपकी, क्लेडोमिनास जो है यूनिसेलुलर एल्गी यानी सिंगल सेल एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है बेटा, ये सिंगल सेल एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर है। ये आपकी एक स्पायरोगेरा है, इसका एग्जांपल दे रखा बेटा, ये इसके फ्लैजिला दिखा रखे हैं। तो इतनी बात पूछ सकता आपके कि इसके अंदर के फ्लैजिला है, क्योंकि डायग्राम दे रखा है, तो उसके बारे में एनसीईआरटी का पूछने का हक बन सकता है। अगर थोड़ा सा भी टॉप पेपर थोड़ा सा आपका ट्रिकी या थोड़ा टफ रखना चाहा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्लेडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी। आपके लेवल पर सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये क्या है, आपकी क्लेडोमोनास है, और ये स्पायरोगायरा। ठीक है, ये एल्गी के ही
दो एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। हमने बैक्टीरिया की बात कर ली है, हमने आपकी एल्गी की बात कर ली है बेटा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा फंजाई के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेंगे बेटा? फंजाई के बारे में भी अगर आप कहें तो हम फंजाई के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? प्रोटोजोआ। चलो प्रोटोजोआ आ गया ना पहले, ठीक है। फंजाई देख लो या प्रोटोजोआ देख लो, जैसे भी किसी को भी देख लो। प्रोटोजोआ देख लेते हैं। प्रोटोजोआ देख लेते। प्रोटोजोआ आर द ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। यानी कि जो ये है प्रोटोजोआ, इनको क्लासिफाइड किया गया एज अ एनिमल की तरह। इनको एनिमल, ये ऐसा भी बोलते हैं कि सबसे पहला जो एनिमल्स का रूप था वो कहीं प्रोटोजोआस थे, इसीलिए इनका नाम जो स्टार्ट होता है प्रो। प्रो से मतलब होता है पहले। तो व्हिच आर ग्रुप टू अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। एनिमल की तरह एज क्लासिफाइड इनको क्या गया। यहाँ पे भी बेटा इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन सब चीजों को पढ़ क्यों रहे? क्योंकि इनके हार्मफुल इफेक्ट भी देखेंगे, तो इससे होने वाली कुछ डिसीज जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हमने बैक्टीरिया पढ़ा, तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है कुछ, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो सब चीजें हम अभी आगे देखेंगे कि भाई इनके हार्मफुल इफेक्ट जो है वो डिसीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो डिसीज से ही आएगा, यानी कि जो इनसे हमें बीमारियां फैल रही है ना, वो इसकी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब प्रोटोजोआ से भी कुछ डिसीज होती हैं, अभी देखेंगे कौन कौन सी डिसीज आपकी बीमारियां होती हैं। अगर देखें प्रोटोजोआ के एग्जांपल है, दैट इज अमीबा। अमीबा के बारे में क्या है? ये सीडोपोडिया करता है। सीडोपोडिया क्या होता है बेटा? इरेगुलर मूवमेंट है, यानी कि कोई शेप नहीं है इसकी, इरेगुलर है। ये इरेगुलर मूवमेंट करता है, इसी से अपना ये फूड वगैरह भी लेता है। तो ठीक है, ये आपका पैरामीशियम इधर एक आपका, ये भी एग्जाम्पल है काय का बेटा? एग्जाम्पल है, ये भी आपका प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है, पैरामीशियम। अब ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, दैट इज पैरामीशियम। अगर मैं डिसीज के बारे में बात करूं कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो इनसे होने वाली डिसीज जो है तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार। फिर आपको लास्ट में भी मैं जब उनके नुकसान पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब प्रोटोजोआ चल ही रहा है तो साथ साथ इनकी डिसीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनसे होने वाली डिसीज क्या होती है? डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, यानी कि बीमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बट डिसीज पे क्वेश्चन जरूर आता है। एएमयू जेएमआई में आपका डिसीज से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ से जो डिसीज होती हैं वो हमें देख लेते हैं। यहाँ से बेटा एक डिसीज होती है डाइसेंट्री। क्या होती है? एक डिसीज होती है आपकी डाइसेंट्री, डाइसेंट्री, ठीक है। एक हो गई आपकी डाइसेंट्री, ये जो है प्रोटोजोआ से ही होती है। प्रोटोजोआ से एक डिसीज होती है आपकी क्या? मलेरिया। मलेरिया होता है। तो आपको जो है अभी प्रोटोजोआ में ही डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है आपको? डाइसेंट्री एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय आल्सो प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया। तो जो हमने डिसीज देखी, ये दो डिसीज काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी काय से होती है? प्रोटोजोआ से, दैट इज डाइसेंट्री एंड मलेरिया। कौन सी? आपकी डाइसेंट्री और मलेरिया है। अब आपकी जो है बेटे एल्गी है, ये देख लिया हमने। अब हमने बैक्टीरिया से पढ़ी थी, तो बैक्टीरिया से भी कई सारी डिसीज होती हैं बेटा। तो बैक्टीरियल डिसीज के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया से भी कई सारी डिसीज होती हैं। तो बैक्टीरियल की डिसीज अगर मैं लिखूं तो वो भी देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज क्या है। इसकी डिसीज अगर लिखूं मैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज क्या है, इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं। एक होती है बेटा आपका ट्यूबरक्लोसिस, सुना होगा आपने कि टीबी हो गई। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। इसको टीबी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक होती है आपकी टेटनस, सुना है टेटनस हो जाता है तो उसके इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि कोई रस्टिंग मेटल आपने छू लिया या कोई भी उससे चोट, आपकी चोट लग गई रस्टिंग मेटल वगैरह से, आयरन जिस पर रस्ट है तो टेटनस हो जाता है, उसके लिए टेटनाई का इंजेक्शन लगता है। तो ये टेटनस भी जो है आपका बैक्टीरियल डिसीज है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा डिसीज से एक क्वेश्चन कि भाई कौन कौन से डिसीज। आगे हम ये डिसीज को और डिटेल में देखेंगे। वैसे बैठे हैं क्यों लिख पा रहा हूँ कि आपको बैक्टीरिया और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं यहाँ। बाकी हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज चैप्टर में आगे भी देखेंगे। तो टेटनस भी क्या है? एक डिसीज इसी से होती है, किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाली और डिसीज भी हैं, जैसे आपका होता है कोलेरा, ठीक है। ये भी हमारी क्या है? कोलेरा भी बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो कोलेरा भी हमारी बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये हमारी बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिसीज थी। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अभी इससे होने वाली वो डिसीज भी मैं लिखवाता चलूंगा आपको। ऐसी वायरल के बारे में भी बात करेंगे अभी। तो हम क्या था, हमने एल्गी देखी बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे, इतना जानता था। आपको लार्ज ग्रुप है, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेन्स होते हैं, इसके दो एग्जांपल देखे हमने अभी, ठीक है। ये हमने देख लिया। प्रोटोजोआ देखा, प्रोटोजोआ से होने वाली
डिसीज हमने देख ली है। अब आती है बात बेटा फंजाई। ये भी लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिज्म है व्हाइल डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। जब क्लोरोफिल ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। और क्या था आपका, एल्गी था, वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो वहां क्लोरोफिल होगा। बेटा ये शर्त है, जहां फोटोसिंथेसिस होगी वो क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो ये आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, ये जो ग्रीन कलर है ये आपको क्लोरोफिल दिख रहा, तो फोटोसिंथेसिस है। तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जहां होती है आपको पता होना चाहिए क्या होगा बेटा, क्लोरोफिल जरूर होगा वहां पर। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो फंजाई के बारे में हम बात कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि फंजाई आर लार्ज ग्रुप, ये भी लार्ज ग्रुप है, हाँ ये आगे जाके क्लासीफाई होते हैं कई सारे ग्रुप्स में, बट हमें यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारी जरूरत की बात नहीं है। विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, तो फिर हो गई ना, जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये आप ध्यान रखें। तो फंजाई है बेटा, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ब्रेड माउल्ड, यानी कि ब्रेड पे माउल्ड होती है। पेनिसिलिन है, आपके अभी एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, वहां पे हम बेनिफिट में पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो हमें पेनिसिलिन से निकलने वाली, पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक मिलती है, ठीक है, तो वो देखेंगे। और ये आपका एस्परजिलस, ये 3 नाम एनसीईआरटी के हैं बेटा, तो ये आपको याद कर लेने हैं। 3 नाम आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज ब्रेड माउल्ड, इसकी पिक्चर भी आपको याद ध्यान में रखनी है। और पेनिसिलिन एंड एस्परजिलस, अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट बन सकते हैं। जब एनसीईआरटी में कोई चीज है तो हमें तो ये समझना है कि एग्जामिनर कहाँ तक की सोच सकता है। एंट्रेंस का मतलब तो यही है ना, हमारा टेस्ट हो रहा है एक तो एक्यूरेसी का और हमारी स्पीड का। एंट्रेंस का मतलब ये है, तो उस चीज को बेटा समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन इस टाइप का भी, ठीक है। तो ये है बैठे, अभी तक पूछा नहीं गया इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। ओके, अब बात आती है वायरसेस। जो मैंने बताया था आपको कि 4 ग्रुप हैं, वायरसेस को एनसीईआरटी अलग मानती है। तो वायरसेस को अलग मानने का मतलब ये है कि ये कनेक्टिव लिंक शो करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ये क्या मतलब है सर, ये बेटा लिविंग के अंदर जाकर लिविंग का प्रॉपर्टी शो करते थे, बाहर ऐसे एक नॉन लिविंग है, तो ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। यानी कि किसी के होस्ट के अंदर जाते हैं। होस्ट कौन हो सकता है इनके लिए, एनिमल्स हो सकता है कोई, या बैक्टीरिया भी इवन हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी तक जितने हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, ग्रुप पढ़े, ये सब उन सब में, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, उसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। कौन है, तो वो आपके वायरसेस हैं। आपको पता होना चाहिए कौन है सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, तो वो आपके वायरसेस हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली, यानी कि इनसाइड द सेल, किसी सेल के अंदर, और जिस सेल के अंदर जाते हैं बेटा उसको बोलते हैं होस्ट। अब वो होस्ट कौन हो सकता है इनका, दैट इज एनिमल हो सकता है, यानी कि एनिमल में हम ह्यूमंस भी आते हैं, या कोई और एनिमल हो सकता है, ठीक है। और या फिर बैक्टीरिया आपके इनके हो सकते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म बीच में एनिमल्स यानी कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, या बैक्टीरियम, बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये इसके कुछ डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो उसमें आपका कोई नाम नहीं शो कर रखा, वैसे भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो वहां पर आपका कोई नाम नहीं शो कर रखा है, ठीक। तो ये आपके वायरसेस हैं, इनका पता होना चाहिए कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक टर्म ये देख लो आप क्या है, क्या है कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक शो करते हैं कनेक्शन, तो इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्या है, लिविंग के बाहर क्या है, डेड जैसा बिहेव शो करते हैं, नॉन लिविंग जैसा, और लिविंग के अंदर जाके ये एक्टिव हो जाते हैं 100%, ठीक है। वहां पर डिसीज काज भी करते हैं, ठीक है, ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो वायरस की डिसीज जो है बहुत ज्यादा नंबर में है, तादाद में है, तो हमको वायरल डिसीज के बारे में पता होना चाहिए। अभी हमने तक प्रोटोजोन डिसीज देख ली, आपकी बैक्टीरियल डिसीज देख ली हमने कुछ, अब मैं बात करता हूँ वायरल डिसीज के बारे में आपकी, किसके, जो वायरस से होने वाली डिसीज है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर लेते हैं, वायरस से होने वाली डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस से होने वाली डिसीज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं, और वायरस से होने वाली डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो 100% आना है, मैं दावा कर रहा हूँ कि डिसीज से एक क्वेश्चन 100% आएगा एएमयू जेएमआई में आपका। तो वायरल डिसीज देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लें। नंबर 1, वायरल डिसीज क्या है भाई, कॉमन कोल्ड हो जाता है आपको, ठीक है, जानते ही होंगे आपको, इन दिनों में कुछ ज्यादा होता है, सर्दी में सर्दी हो जाना, तो कॉमन कोल्ड जो है एक वायरल डिसीज है आपकी। क्या है, वायरल डिसीज है, दैट इज कॉमन कोल्ड, ठीक है।
आपकी एक होती है वायरल डिसीज दैट इज इन्फ्लुएंजा, फ्लू बोल देते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपकी वायरल डिसीज है। इसमें कुछ डिसीज जो है मैं एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के जो मैंने पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया है, उनकी बेसिस पर बेटा कुछ डिसीज लिखवाऊंगा। ये एनसीईआरटी में आपकी इतनी नहीं होंगी, बट पीवाईक्यूज में ऑप्शन के तौर पे वहां पे है, तो आपको कम से कम उससे गो थ्रू तो होना चाहिए ऑप्शन से कि ये है क्या, तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। हमें पता भी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना है, तो हम उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं इससे होने वाली डिसीज एक मीजल्स होती है, ठीक है, एक कह सकते हो मम्स होती है, और ठीक है एड्स जो बेटा एक बहुत कॉमन डिसीज है वो इसी से होती है, एड्स आपकी इसी से होती है। और इधर लिखवा देता हूं, दैट इज चिकन पॉक्स। आपने सुना होगा बेटा, अभी सुना होगा आपने चिकन पॉक्स के बारे में। एक होती है आपकी स्मॉल पॉक्स, इसके बारे में तो हम वैक्सीनेशन में बात भी करेंगे। ठीक है, चिकनगुनिया सुना होगा, तो ये भी आपकी है। और पोलियो के बारे में तो हर कोई जानता ही है, पोलियो ये भी आपकी क्या है बेटा, वायरल डिसीज है। तो ये डिसीज आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू द वायरल डिसीज या बैक्टीरियल डिसीज, कौन सी इनमें से। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेटा आ जाता है। वो क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे भी, मैं अगले लेक्चर में आपके क्वेश्चन भी लाऊंगा। वैसे तो मैं एक सेशन ही पूरा क्वेश्चन के लिए रख देता हूँ, 1 घंटे का सेशन आपका क्वेश्चन के लिए रखता हूँ। ठीक है, और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन सेशन कब रखा जाए, ठीक है, उसी के हिसाब से रखें। वैसे मेरा मानना यह है कि मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सेशन रखूं, बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी लेकर आ जाऊं, नेक्स्ट लेक्चर में ले आऊं। ठीक है, और बाकी जो हमारा जैसे आपने देख लिया होगा, एक लेक्चर अपना चला गया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो चैप्टर 1 होता है, वो लेक्चर में उसके क्वेश्चंस भी हम लाएंगे, जल्दी ही उसके क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है, और सोच रहा हूं मैं कि आपको इसकी प्रैक्टिस शीट वगैरह भी दी जाए क्वेश्चंस की, जो आप घर पे करें अपने। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस शीट वगैरह भी आपको इसकी दी जाए, चैप्टर्स की सारे। ठीक है, ओके, तो ये डिशेज बेटा आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हमारी ये डिशेज हैं। ठीक है, अब प्रोटोजोआ से डिशेज, ये सारी डिशेज हमने लिखवा दी। ठीक है, अब ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा और उनसे हमने रिलेटेड डिशेज भी पढ़ ली। अब बात आती है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, ये रहते कहाँ हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मिट्टी है, तो वहां देखो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी तो बहुत वास्ट कैटेगरी है, तो सब जगह मिलते हैं, लगभग एवरीवेयर मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, दिख नहीं रहे, तो बात है इनकी कि नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे हम इनको, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख पाएंगे। अब क्या है बेटा, तालाब में जाओ, कहीं पॉन्ड में वाटर लिया वहां से, हमें नहीं दिख रहा, बट आप उससे क्या है माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, वहां पे भी है। इवन आपके डेजर्ट्स एरिया में भी है, यानी कि कोल्ड एरिया में भी है और गर्मी वाले एरिया में भी है। इवन अगर हमने बात की कि समर गर्मी वाले एरिया, तो बेटा ये हाइड्रोथर्मल बैंड्स, यानी कि जो जहाँ पे टेम्परेचर 2-2 हज़ार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी होते हैं। मार्शी एरियाज दलदल वाले एरियाज में भी होते हैं। तो ये इनका जो है यानी कि लगभग हर जगह प्रेजेंट है। और रेंज जो है इनकी, दे आर, इनकी रेंज जो है हाई रेंज होती है, एरिया वाइज क्या है, हाई रेंज होती है, यानी कि कोल्ड से लेके समर तक होती है। तो कह सकते हो प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कह सकते हो प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आपके डेजर्ट्स में भी हैं, मार्शी एरियाज में मिल जाएंगे, यानी दलदल वाले एरियाज में, मार्शी एरियाज में भी हैं। ठीक है, पॉन्ड्स में भी मिल जाएंगे आपको, तालाब वगैरह में, इवन सोइल में तो होते ही होते हैं। ठीक है, और कह सकते हो हाइड्रोथर्मल बैंड्स, यानी कि मोर टेम्परेचर वाले एरियाज में भी होते हैं। कहाँ होते हैं, इवन इन हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर, यहाँ पे कह सकते हो हाइड्रोथर्मल बैंड्स, थर्मल, हाइड्रोथर्मल एरियाज में भी आपके देखने मिल जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात थी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स हर जगह है, इवन हैंडफुल सोइल, मैंने सोइल उठाया उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं से मैंने पॉइंट से वाटर लिया, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये वाली बात की थी हमने कि बेनिफिशियल्स भी होते हैं बहुत से, हमारे फ्रेंड्स एंड फो, चैप्टर का मतलब ये फ्रेंड्स एंड फो है, तो वो हमारे बेनिफिट के हुए।
अब ये डिसीज काजिंग थी, मैंने देखी इनसे क्या क्या डिसीज होती हैं, तो ये आपके फो थे, यानी कि नुकसान दे रहे थे, आपके दुश्मन भी हैं। तो बस अगर बात की जाए तो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेन्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिशियल, यानी कि हमको ज़्यादा हार्मलेस ही मिलते हैं। तो कह सकते हो क्या है, यहाँ पे कह सकते हो, पेज नहीं है कि खाली, तो कह सकते हो क्या है, दे आर beneficial for us as well as harmful। अब बेनिफिट कहाँ है, इनके बेनिफिट भी देखेंगे हम बेटा। बेनिफिशियल कैसे है, माइक्रोऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल भी होते हैं ना। हमारा कड बनता है बेटा, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, वो कड बनाने में हेल्प करता है। जो हमारे ब्रेड है, ब्रेड वगैरह जो हमारे केक्स हैं, यानी कि जितनी बेकरी की इंडस्ट्री है सारी वो हेल्पफुल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है, ईस्ट की वजह से सारा प्रोसेस होता है। इवन जो आपकी मेडिसिनल पर्पस में भी ये सारे यूज होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो ये हमारे लिए बेनिफिट भी है। नुकसान तो अभी देख लिया आपने, कितनी सारी डिसीज कॉज कर रहा है, वायरस कितनी डिसीज कर रहा है, बैक्टीरिया डिसीज कर रहा है, और आपके प्रोटोजोआ भी डिसीज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो थी। तो ये कहाँ हमारे बेनिफिट क्या है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंडली हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे क्या क्या काम करने में ये मदद कर रहा है। तो ये हमको, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, कार्ड मेकिंग में कहाँ पे फ्रेंडली, हेल्पफुल इन कार्ड मेकिंग। ठीक है, कह सकते हो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए इन अल्कोहल, अल्कोहल एंड विनेगर। विनेगर जानते हो आप, सिरका, जिसे सिरका बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, इन अल्कोहल एंड विनेगर प्रोडक्शन। ठीक है, क्या है विनेगर प्रोडक्शन, बहुत सारी मेडिसिन में भी आल्सो हेल्प इन मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, ठीक, ये कह सकते हो। इसके अलावा कह सकते हो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी इनकी बहुत ज्यादा, बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता, इसमें बेकिंग, यही जो बेटा केक और पेस्ट्री वाली इंडस्ट्री होती है, कहाँ पे, बेकिंग इंडस्ट्री। तो देखते हैं क्या है, बेकिंग इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है। तो देखते हैं हम कि भाई कर्ड कैसे बनता, ये बात कर लेते हैं, कर्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसे होती है बेटा। तो देख लेते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड, कर्ड कैसे बनेगा, कर्ड कैसे बनेगा। कर्ड बनता हुआ तो आपने देखा होगा, घर पे भी घर कर्ड का प्रोसेस देखा होगा, क्या होता होगा, सबसे पहले क्या है, हम जो आपका मिल्क होता है उसको गर्म कर लेते हैं। जैसे ही गरम गरम मिल्क होता है उसमें देखा होगा आपने, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड हम डाल देंगे, तो उसकी वजह से क्या है, वो बाकी रिमेनिंग जो हमने दूध को गर्म किया वो भी आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्यों है, तो कर्ड में बेटे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है कर्ड, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है स्पेशल, दैट इज लैक्टोबैसिलियस। वो लैक्टोबैसिलियस हेल्प करता है किसमें, कर्ड मेकिंग में आपका। कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। यही यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पढ़ने का मतलब है सिर्फ लैक्टोबैसिलियस आपको पता होना चाहिए, यहाँ से जो बैक्टीरिया है तो वो पूछा जाएगा। बाकी डिटेल में लिखूं कि भाई कि दूध, हम मिल्क को गर्म करते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं, ये सब चीजें आपको मैंने ओरली बता दी हैं। बाकी आपके, ठीक है, देख एनसीईआरटी में डिटेल लिख रही है पूरी, तो आपको तो एंट्रेंस क्रैक करना ना, आपके स्कूल्स के पेपर्स भी देने, तो वो आपको स्कूल्स में आपने नोट्स बनाए होंगे, या फिर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, तो कट कैसे बना, मिल्क से कट का कन्वर्जन किसने कराया, सबसे पहले क्या था, मिल्क था बेटा आपका, अब इस मिल्क से कर्ड बनेगा, मिल्क से क्या है आपका बना बेटा कर्ड, दही। तो ये जो कर्ड को बनाने में मदद की आपका, दैट इज बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलियस। कौन होता है आपका, लैक्टोबैसिलस।
ठीक है, ये बैक्टीरिया आपको इज कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो लिख लो चाहे इसको एक आध लाइन, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड with the help of bacteria that is lactobacillus। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब ये जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्टर लिया था, यानी कि कर्ड, उसको इनोकुलम वगैरह कह देते हैं, उसको आपको इनोकुलम कह देते हैं, उसकी इतनी डिटेल आपको ध्यान नहीं रखनी है। तो बस क्या था, कर्ड बनाया हमने, ये हमने देखा कि भाई ये हमारा कर्ड बन के तैयार हो गया। अब बेटा मैंने बताया भी आपको बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, यानी कि ब्रेड बनाने में भी यूज करेंगे। तो यीस्ट जो है एक फंजाई है, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज देख रहे हैं हम क्या बेनिफिशियल तौर पे। तो एक तो हमने मेकिंग ऑफ कर्ड पढ़ लिया, अब मेकिंग ऑफ ब्रेड है। तो ब्रेड जो कर्ड बना रहा था वो बैक्टीरिया बना रहा था, उसका नाम था लैक्टोबैसिलस। बट जो ब्रेड बनाता है वो हमारी फंजाई होती है, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, उसकी हेल्प से बनता है। आपने ब्रेड बनते हुए देखे होंगे कहीं ना कहीं बेकरी में। होता क्या है, वो सबसे पहले आटा या मैदा जो भी होता उसको लेते हैं, उसमें कुछ शुगर या बटर ऐड करने के बाद उसको उसको गूंदते हैं, यानी कि उसको डो बनाते हैं, यानी कि गूंद के उसको डो बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर बेटा स्मॉल अमाउंट में क्या है, ये ईस्ट का पाउडर आता है, उसको डाल देते हैं, ईस्ट आती है। ये ईस्ट क्या करती है, उसको फुला देती है। देखा होगा आपने ब्रेड कैसे बनता है, एकदम फूला फूला सा। अब उसमें आपने देखा होगा उसमें होल होल स्मॉल स्मॉल होल होते हैं। तो वो होल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, उसकी वजह से ये होल बनते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, उसकी वजह से ये होल बनते हैं। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये कह रहे हैं ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। यहाँ पे क्या है, ब्रेड बनाने में। इसका प्रोसेस क्या है, क्या है, यही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, मैं बताऊं आपको। आप देख लो, मैदा, या आप इसको आटा भी कह सकते हो। ठीक है, मैदा लिया या आटा लिया बेटा, उसमें वाटर या शुगर का अमाउंट डाला, फिर उसमें ईस्ट को ऐड किया, जिसकी वजह से क्या है, वो आपका फूल जाता है, उसका डो बन के जो फूलता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है होल्स में, तो उसकी वजह से क्रिएट होते हैं होल्स। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्व होना, जो उसमें ब्रेड में आपने देखा होगा होल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे मैदा या आटा में हम लेके करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रही है। तो ये आपको सबसे मेन चीज है आपकी बेटा, यही आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रही है। ठीक है, तो ये मैदा। अब इसको अगर लिख, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, CO2 इवोल्व, यानी इवोल्व का मतलब होता है निकलती है। CO2 आपकी इवोल्व होती है, ठीक है, फ्रॉम होल्स, यानी कि जो होल बनते हैं ना, पोरस पोरस स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा ब्रेड्स पे, तो वो वहां से CO2 इवोल्व होती है। CO2 इवोल्व होती है, उसकी वजह से पोर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाते हैं आपके बेटा, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, होल जिन्हें कह देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आपने मैदा या आटा लिया, उसमें आपने स्मॉल अमाउंट ईस्ट को मिक्स किया, फिर उसको डो जो तैयार होता है, यानी कि गूंदने के बाद उसको शुगर वुगर भी डालते हैं, फिर उसमें जो ये फूल जाता है एकदम। किसकी वजह से फूलता है, फूलने वाला इफेक्ट आता है ईस्ट की वजह से। तो ईस्ट जो है हमारा, कहने का मतलब है कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज हुआ, वहां से फिर क्या है, CO2 निकलती है। CO2 निकलने की वजह से वो जो पोर्स बनते हैं ब्रेड्स वगैरह में, वो CO2 की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं बेटे, CO2 की वजह से आपके पोर्स बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो यही आपका इतना कॉन्सेप्ट था। अब कॉमर्शियल यूज, यानी कि बड़े बड़े लेवल पर भी हम इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैंने बताया था, जैसे फर्मेंटेशन अल्कोहल वाला प्रोसेस ही है। तो बेटा ये कॉमर्शियल बड़े लेवल पर होता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती है अल्कोहल। और आपके जैसे मेडिसिनल पर्पस है, यानी कि तो वहां पे भी इसका यूज होता है। तो फर्मेंटेशन, अब ये होता क्या है, मैं आपको बताऊं, शुगर जो होती है ना हमारी, शुगर से हमारी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। शुगर से क्या है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अल्कोहल जो बनता है हमारा शुगर से,
एल्कोहल बनता है। ठीक है, शुगर से क्या है आपका एल्कोहल बन रहा। तो ये एल्कोहल वगैरह जो बन रहा है बड़े लेवल पर, इसी को क्या कह देते हैं हम, सड़ा गला के यानी कि बदबूदार चीजों से बनती है बेटा एल्कोहल। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कह देते हैं, सड़ाने गलाने वाले प्रोसेस को क्या कह देते हैं, फर्मेंटेशन कह देते हैं। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने करी, वो अभी हम बात करेंगे, लुईस पास्चर ने की थी 1857 में। लुईस पास्चर है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, बेटे यहाँ पे भी क्या होती है, ईस्ट ही होती है आपकी, क्या होती है, ईस्ट की प्रेजेंट में ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये आपकी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो ये आपका कॉमर्शियल प्रोसेस है, यानी शुगर का ईस्ट की प्रेजेंट में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाना, इसको क्या है, ठीक है, ये हमारी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये फॉर्मेशन हो गई हमारी अल्कोहल की। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटे, इस प्रोसेस को कह देते हैं फर्मेंटेशन। प्रोसेस known as fermentation। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कह देंगे हम, फर्मेंटेशन कह देंगे। ठीक है, और फर्मेंटेशन की डिस्कवरी किसने की थी, मैंने बताया ना आपको, तो फर्मेंटेशन डिस्कवर बाय लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन डिस्कवर बाय लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर साहब ने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, और आई थिंक जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसका ईयर भी एनसीईआरटी में आपको मेंशन है, दैट इज 1857। कब की थी बेटा, 1857। तो मैं कह दूं इसको, इन 1857। ओके, थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, इन 1857। ठीक है, कब की थी आपकी, 1857 में आपकी फर्मेंटेशन की ये हुई थी। ठीक है, अब जैसे ये कॉमर्शियल यूज था, इसी तरीके से मेडिसिनल यूज है। मेडिसिनल यूज है आपका, मेडिसिन बनाने में भी क्या है हमारे ओरिजिनल, जैसे मैंने बताया था आपको, फंजाई, पेनिसिलिन, सबसे एंटीबायोटिक क्या थे, एक साइंटिस्ट साहब थे, वो वर्क कर रहे थे आपका, क्या था, एक साइंटिस्ट साहब थे, कार्य कर रहे थे आपका किस पे, एक बैक्टीरिया की कल्चर पे, वो स्टडी कर रहे थे कि भाई देखते हैं इसको, बट सडनली उन्होंने क्या देखा कि वो बैक्टीरिया की कल्चर जो थी वो ग्रोथ रुक जा रही थी। तो किसकी वजह से रुक जा रही थी, वो वहां पे एक माउट्स था आपका, यानी कि कह सकते हो एक फंजाई ग्रो हो रही थी। तो फंजाई ग्रो होने की वजह से उस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही थी। तो उन्होंने देखा यार ये तो बैक्टीरिया को रोक रही है, यानी कि तो एक एंटीबायोटिक का काम कर रही है। तो उसी को उन्होंने पेनिसिलिन नाम की वो फंजाई थी, तो उसका एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन रख दिया, पेनिसिलिन नोटेटन। वो साइंटिस्ट अभी हम जब एंटीबायोटिक की बात करेंगे आगे तो वहां देखते हैं। तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये मेडिसिनल यूज कह सकते हो आप, क्या है, यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं आपकी, एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो स्टॉप कर देती हैं, किल कर देती हैं डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटीबायोटिक आर दोस मेडिसिन which stop the growth and kills the microorganism which cause disease। Antibiotics or medicine which stop growth या kill किसको, डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपका ये मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, ये एंटीबायोटिक। तो ये हमारा मेडिसिनल में है। सेवरल एंटीबायोटिक्स जो हमारी आजकल प्रेजेंट है, अगर कुछ एंटीबायोटिक के एग्जांपल देख लूँ, बैक्टीरिया से भी मिलती हैं हमको और फंजाई से भी मिलती हैं आपकी। तो ठीक है, बैक्टीरिया से भी मिलते हैं,
एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल आपकी ऐसे पेनिसिलिन ही है, और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस होती है, आपकी सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, ये जो है बेटा पहली वाली, ये आपकी फंजाई की वजह से होती है, फंगल है ये, और ये आपकी बैक्टीरियल एंटीबॉडीज, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो पेनिसिलिन है आपका, यहाँ पे क्या है, पेनिसिलिन जो है आपकी, उसमें बेटा ये फंजाई है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है आपकी बैक्टीरियल है बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, होगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हाँ, पेनिसिलिन के बारे में बात कर रहे थे हम कि ये बनी कैसे। ये एक सडनली एक्सीडेंटल एंटीबायोटिक्स, इसका जो डिस्कवरी हुई, सडनली कह सकते हो इसकी डिस्कवरी हुई। क्या थे, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। वो वर्क कर रहे थे, कल्चर प्लेट बात कर रहे थे, बैक्टीरियल कल्चर प्लेट पे बात कर रहे थे। काय पे बात कर रहे थे बेटा, दैट इज ये कल्चर प्लेट पे अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहां देखा उन्होंने कि जो बैक्टीरियल की ग्रोथ थी वो रुक जा रही थी, जैसे वो अपना वर्क छोड़ते थे, क्योंकि वहां पे ये माइक्रोज, ये फंजाई ग्रो कर जाती थी, और फंजाई जो थी बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक रही थी। तो उन्होंने जब वहां पे इसकी डिस्कवरी हुई, किसकी, एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन। तो एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसी पेज को। तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। डिस्कवर किसने की भाई, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये एक साइंटिस्ट है, इन 1929। लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन का डिस्कवरी कब की थी बेटा, 1857 में। ठीक है, कब की थी उन्होंने, 1857 में। इन्होंने की आपकी 1929। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सडनली डिस्कवरी हुई थी। इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो थी सडनली एक्सीडेंटल डिस्कवरी कह सकते हो। क्या था, इसकी डिस्कवरी जो है आपकी सडनली एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, सडनली या एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को नोबेल प्राइज वगैरह भी मिल रखा है। ठीक है, तो ये सडनली, और आपकी ये बाकी आपकी फंजाई से मिलती है, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अब आगे आती है आपकी बात बेटा वैक्सीन। वैक्सीन आपने देखा होगा, कोरोना की वैक्सीन लगी है हमारे यहाँ पे। तो ये वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीनेशन एक्चुअली में है क्या, जो डिसीज हो रही है, ये जो डिसीज होती है उसके लिए क्योर करने का ट्रीटमेंट है, परमानेंटली क्योर करना, यानी कि किसी भी पर्सन के, इवन एनिमल्स के भी वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो उसके ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। अब इस जो जिस पार्टिकुलर डिसीज की ये वैक्सीन है, तो वो डिसीज उसकी लाइफ में नहीं होगी। तो इसमें करते क्या है, कैसे इस वैक्सीन को तैयार करते हैं, यानी कि जिस पार्टिकुलर डिसीज के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर डिसीज करता, मान लीजिए आपको पोलियो काज करने वाला कोई, ठीक है, जिससे डिसीज कोज हो रही है, तो उसको क्या है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डेड या वीकेंड कर कर उससे बनाते हैं, यानी कि पर्सन के अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं माउथ या इंजेक्शन के थ्रू। तो क्या है, अब जो बॉडी में जाएगा, बॉडी में कोई भी बाहर का पार्टिकल जाता है तो बॉडी रिएक्शन शो करती है, उसके अगेंस्ट बॉडी बनाती है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करती है। काय की फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडीज की। अब जो हमने इंजेक्ट किया है तो वो डेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या आपका वीकेंड है, यानी कि हमने उसको वीकेंड कर लिया, मतलब कमजोर है वो। तो बॉडी में इतना तगड़ा इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा, बट बॉडी उसके खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से तैयार कर लेगी, यानी कि जो एंटीबॉडीज है तैयार कर लेगी। तो बॉडी ने अब उसको पहचान लिया, यानी कि ऐसे ही एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर, ऐसे जो सोल्जर है वो तैयार हो गए, एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन गई। अब आगे वो इन फ्यूचर वो कोई पूरी तरीके से 100% एक्टिव भी हो, और 100% एक्टिव भी हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा बॉडी के पास, तो उसके लिए ढेर सारे क्या है, बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिए। तो बॉडीज क्या है, जो एंटीबॉडी बनी हुई हुई, अब कभी भी वो किसी भी फॉर्म में, कितना भी एक्टिव फॉर्म में आएगा, तो उसके बॉडी के पास पर्याप्त, यानी कि सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं, तो अब बॉडी उसको तोड़ के रख देगी।
तो यही वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, अ वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, यानी कि इसने हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिसीज। देखो मैंने टर्म यूज किया था आपका पार्टिकुलर डिसीज। अब वर्ल्ड, अब ये डिस्कवरी किसने की, एडवर्ड, ये कह रहे हैं कि एडवर्ड जेनरी डिस्कवरी द वैक्सीन ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी इन्होंने 1798 में। ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है आपका। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू एरेडिकेशंस फ्रॉम द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था आपका, कैंपेन काय के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। अब लगभग फाइनली स्मॉल पॉक्स जो है हमारे वर्ल्ड से खत्म हो चुका है, यानी कि इसकी वैक्सीनेशन के लिए चला था। और ये साइंटिस्ट का नाम है स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनरी, आपको पता होना चाहिए, डेट याद कर लेना आपको। 1798 में वैक्सीन बनती कैसे है बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वैक्सीन की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो एक पेज ऐड करना पड़ेगा मेरे को, एक पेज ऐड करना पड़ेगा। एक थोड़ी सी वैक्सीन की फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं। वैक्सीन में होता क्या है, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मान लीजिए किसी के लिए भी है, तो हम क्या है, दैट या वीक, यानी कि कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट इन द बॉडी थ्रू माउथ, यानी कि जो ये वैक्सीन हमने तैयार की है, वैक्सीन के बारे में कर रहे हैं, इंजेक्ट जो करेंगे इस वैक्सीन को माउथ के जरिए, यानी कि जो वैक्सीन बनाने का तरीका था वो अलग था, ये वैक्सीन देने की बात चली है। डेट और बीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये वैक्सीन में बनाया है मैंने। वैक्सीन, एक मिनट इस थोड़ा इसको आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। वैक्सीन क्या कंटेंट करती है पहले तो ये बता देता हूँ, ठीक है। वैक्सीन क्या कंटेंट करती है, कभी आप थोड़ा सा मिस्टेक गलत तरीके से ले जाएं इसको, कि भाई डैड और बीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन इन वैक्सीन, ठीक है, ये पता होना चाहिए, इसको अलग ले लो। अब वैक्सीन दे कैसे सकते हैं, वैक्सीन को दे कैसे सकते हैं ह्यूमन को, तो थ्रू माउथ या इंजेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इंजेक्ट कर देंगे तो उस तरीके से भी हम इसको दे सकते हैं वैक्सीन को। अब माउथ से देखा होगा आपने, पोलियो ड्रॉप आपके यहाँ पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप जो है माउथ से, वैक्सीन है माउथ से, बहुत सी वैक्सीन आपकी इंजेक्शन में, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन आपने कराया होगा, तो वो कोविड की वैक्सीन जो थी इंजेक्टेड थी। अब इसमें बात करें हम थ्रू माउथ से, जो है आपकी मैंने बता दिया आपको पोलियो वाली, ठीक है, पोलियो वाली वैक्सीन जो है वो माउथ से है। तो ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। वैक्सीन में डेड और बीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करती हैं वैक्सीन, ये सारी चीजें आपको बस डिटेल में पता होनी चाहिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं आपकी, क्या है, सोइल को उपजाऊ बनाते हैं, यानी कि जो बैरन सोइल है उसको उपजाऊ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कौन, आपके कह सकते हो साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, वो आपके फिक्स करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, और भी बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में करते हैं, जैसे आपका राइजोबियम है, राइजोबियम जो है आपका लेग्यूमिनस प्लांट्स में फिक्स करता। तो यही होता है इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी थ्रू, कैसे बेटा, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके जरिए करा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए किया। तो नाइट्रोजन को फिक्स कैसे करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कैसे, एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स बाय साइनोबैक्टीरिया, 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 या इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी,
ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स बाय साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बाय एंड अदर बैक्टीरियाज, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कुछ अदर बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये जो डायग्राम दे रखा है बेटा, ये आपके साइनोबैक्टीरिया का ही डायग्राम दे रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी का ही आपका डायग्राम है। ये जो डायग्राम है बेटा आपका, ये एनसीईआरटी में आपको ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया का ही डायग्राम है। ये जो है ना, इसमें अपनी नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, ये इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्स कर लेते हैं, फिलामेंटस होते हैं आपके, तो नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे। अब जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, अब ये नाइट्रोजन सोइल में जाके इसको मिला देते हैं, तो इससे क्या है, सोइल हमारी फर्टाइल हो जाती है, सोइल की फर्टिलिटी जो है आपकी इंक्रीज कर देती है। कुछ आपके सेवरल लेगुमिनियस प्लांट्स में भी कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसका नाम भी देख सकते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो दलहनी पल्सेस वगैरह आपकी होती हैं, पल्सेस, पी बीन, ये आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। जैसे आपका यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसका, मूंग, ये आप कह सकते हो बेटा पी बीन, ये लेगुमिनस प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपके लेगुमिनस प्लांट्स। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द लेगुमिनस प्लांट्स जो फिक्स करता है आपका, वो बेटा एक बैक्टीरिया होता है, डेट इज राइजोबियम, राइजोबियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका यहाँ से राइजोबियम के बारे में कई बार आपका सवाल आ चुका है, ठीक है। एक टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं चैप्टर का, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बेटा? तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में इनका क्या रोल है? सेवरल फंजाई जो होती है वो डिकम्पोजिशन पे काम करती है, जो यानी कि क्लीन करते हैं ऑर्गेनिज्म वो एनवायरनमेंट को। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कह देते हैं बेटे डिकम्पोजर्स। क्या कह देते हैं? डिकम्पोजर्स कह देते हैं। आपका क्या है, किसी प्लांट की डेथ हुई, यानी कि प्लांट जंगल में वो डेथ हो गई उसकी, तो अब वो गिर गया, सड़ेगा, गलेगा, तो उसको सड़ाने गलाने में कौन मदद कर रहा है? वो मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहा है बेटा? उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। कोई एनिमल है, एनिमल मर जाता है जंगल में, तो उसको भी जो सड़ाने गला के मिट्टी में मिला रहे हैं वो डिकम्पोजर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा हम क्या कहते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बेटा डिकम्पोजर्स कह देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं हमारे, तो उनको डिकम्पोज करना, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप। इसको यहां पहुंचा दिया, आप कहोगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी को हम क्या है, डिकम्पोजर्स कह देते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स क्लीन करना है, यानी कि उनको मिट्टी में मिला देते हैं। That plant and animals is called, ऐसे एनिमल्स को क्या कह देते हैं? आपका डिकम्पोजर्स कह देते हैं। तो इससे क्या हुआ बेटा? एनवायरनमेंट तो हमारा क्लीन ही हो रहा है, यानी कि अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ इनका, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, अब ये डिकम्पोजिशन जो है डन बाय सेवरल फंजाई, डिकम्पोजिशन डन बाय सेवरल फंजाई, ठीक है। जो हमने फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, तो ये डिकम्पोजिशन में काफी आपकी फंजाई हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन हुआ किसका? आपका डेड और प्लांट्स वगैरह का, तो ये किसने किया आपका बेटा? सेवरल फंजाई ने किया। तो उसी चीज को हम यहाँ पे कह सकते हैं, ओके। तो ये आपका लगभग चैप्टर मैं कहूँगा ये लगभग आपका क्या हुआ, इससे यहाँ पे आपका निबट चुका।
मतलब चैप्टर कह रहा हूँ, ये लेक्चर आज हम यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ भाई, लेक्चर आज यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर रखने के लिए मैंने पहले ही बोला था आपसे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। अब आगे इसमें हम इसके क्वेश्चंस वगैरह भी लाएंगे, ठीक है। तो इसी को आज यहाँ चैप्टर को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको लेक्चर देखने के थैंक यू, एलसी क्लासेस पर आपने ये लेक्चर देखा उसके लिए शुक्रिया। और आपको कोई भी आपको क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।